स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका टॉपिक नंबर तीसरा था, अध्याय नंबर तीसरा था, वह खत्म हो चुका था। उसके क्वेश्चन जो कल बीता हुआ था उसमें हमने आपको करीब 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको उसके जो शेष 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज वो हम आपको करवाएंगे। इसके बाद कल कुछ क्वेश्चन और आपको करवाएंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता फुल टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगला सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन हैं उन्हें हम तो आइए क्रमशः देखते हैं उन्हें। पहला जो आपका क्वेश्चन है वह यह है, हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था। तो हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को क्रमशः आयताकार खंडों में बांटा गया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा कालीन जितने भी नगर थे वो अधिकतर आयताकार ही बने हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य फसलें पाई जाती थी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में गेहूं तथा जौ दो प्रमुख फसलें थी। यही दो प्रमुख फसलें पाई जाती थी। क्योंकि यहाँ बात प्रमुख फसलों की हो रही है कि प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो गेहूं और जौ था। बाकी सरसों है, चना है, ये मटर है, ये सारी फसलें भी पाई जाती थी, लेकिन जो प्रमुख फसल है वो आपका गेहूं तथा जौ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग दो किस्म के गेहूं तथा जौ उगाते थे। अर्थात हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के लोग थे दो किस्म के गेहूं तथा जौ उगाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जब हरित क्रांति का दौर चल रहा है तो विभिन्न फसलों की कई प्रजातियां अनुसंधान के बाद, खोज के बाद सामने आ रही हैं कि गेहूं की 10-12 प्रजातियां, सरसों की 10-12 प्रजातियां, ऐसे ही कई फसलों की कई प्रजातियां। तो इसके पहले सैन्यकालीन जो सभ्यता थी उसमें भी गेहूं तथा जो जौ था उसके दो किस्म या दो उसकी जो प्रजातियां थी, उसकी जो वैरायटीज थी वो उगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है। तो मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वह आपका मेलुहा था। सिंधु क्षेत्र को लोग मेलुहा के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो यूनान के लोग कपास को प्रायः सिंडन के नाम से पुकारते थे, अर्थात सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था। तो शायद ये आपको प्रतीत होगा कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था आपका विद्वान वर्ग, दूसरा था आपका व्यापारी वर्ग और तीसरा था आपका योद्धा वर्ग। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो शासन था वो संभवतः व्यापारी वर्ग के हाथों में था, अर्थात नीतियों संबंधित निर्णय व्यापारी वर्ग लिया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर अर्थात पिक्टोग्राफ हैं। तो जैसा कि जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था करीब 250 से 400 पिक्टोग्राफ चित्राक्षर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो कितने चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से? 250 से 400 चित्राक्षर अर्थात लिपियां। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो एक नगर था हड़प्पा,
वो जो आपका हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था और हड़प्पा करीब करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। कितने किलोमीटर के क्षेत्र में? 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में पिग्गट महोदय ने वर्णित किया था। किसने वर्णित किया था? पिग्गट महोदय ने। अगला जो क्वेश्चन आपका है, सैंधव सभ्यता में प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे सिवाय एक के। तो जब हम सैंधवकालीन सभ्यता पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे घर के दरवाजे थे वो सुरक्षा की दृष्टि से गलियों में खुलते थे, अर्थात पीछे की तरफ से खुलते थे। लेकिन लोथल जो कि आपका गुजरात में है, यहाँ ये गोदीवाड़ा भी पाया गया था, डगयार्ड जिसको हम बोलते हैं पोर्ट पाया गया था। वहाँ यह जो स्थल आपका लोथल है वो अपवाद स्वरूप है, क्योंकि लोथल में जो आपके मकान के दरवाजे हैं, घर के दरवाजे हैं, वो सामने की तरफ सड़कों की तरफ खुलते थे। बाकी सैंधवकालीन सभ्यता में अधिकतर नगरों के दरवाजे गलियों में पीछे की तरफ खुलते थे, अर्थात आपका जो सैंधव सभ्यता में सभी मकान पीछे की गलियों में खुलते थे सिवाय लोथल के, अर्थात लोथल में जो मकान थे वो सड़कों के सामने खुलते थे। अगला जो क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के दांत के पाए जाने का प्रमाण मिलता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो घोड़े की अस्थियां पाई गई थी वो सुरकोटदा नामक स्थान से पाई गई थी। लेकिन अगर बात की जाती है कि घोड़े के दांत कहाँ से पाए गए हैं सैंधवकालीन सभ्यता में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सैंधवकालीन सभ्यता में राणा घुंडई जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत में है, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से हमें घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि घोड़े के दांत के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो सैंधवकालीन सभ्यता में राणा घुंडई एक ऐसा स्थल है जहां से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर होगा घोड़े के दांत के अवशेष राणा घुंडई से प्राप्त हुए हैं। अगला जो आपका है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो पुरातात्विक विदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा था? अर्थात सैंधव सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा? तो यह स्थल आपका मोहनजोदड़ो है, क्योंकि ये बार बार उजड़ता रहा और बार बार नए तरीके से इसका बसाव होता रहा। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक दूसरे से किस नदी द्वारा जोड़ा गया था? अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक दूसरे से किस नदी द्वारा जुड़े थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक दूसरे से सिंधु नदी के द्वारा जुड़े थे। किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा जुड़े थे। यही आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी रही होगी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो आपका है 483 किलोमीटर लगभग। अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक दूसरे से करीब 483 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो यज्ञ वेदियां जो आपकी प्राप्त हुई हैं वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कहां से? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा आपके मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा स्थल का एक स्थल है वहां से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से
प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए जिस हंसिया का प्रयोग करते थे वह किस धातु की बनी होती थी? तो हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए जिस हंसिया का प्रयोग करते थे वह आपके पत्थर की बनी होती थी। अर्थात हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो फसल को काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे और वो हंसिया आपके पत्थर धातु की बनी होती थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किसके बने हल का प्रयोग करते थे? अर्थात हड़प्पाई लोग किसके बने हल का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पाई लोग जो थे वो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। अर्थात जो हड़प्पाई लोग थे वो अपने खेतों की जुताई के लिए लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। तो आइए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो आपका आंसर है आयताकार खंडों में। हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य फसलें पाई जाती थी? हड़प्पाकालीन सभ्यता में गेहूं तथा जौ दो मुख्य फसलें पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दो किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम मिलता है वह आपका मेलुहा मिलता है। कपास को यूनान में लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो सभ्यता व्यापारी वर्ग के हाथों में था। हड़प्पाई लिपि में कुल मिलाकर 250 से लेकर के 400 संकेताक्षर लिपियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा की संरचना करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का नाम पिंगट महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन, सैद्य सभ्यता में प्रायः सभी मकान पीछे की ओर खुलते थे गलियों में, लेकिन लोथल एक ऐसा शास्त्र था जिसके दरवाजे मकान के ठीक सामने सड़कों की तरफ खुलते थे। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के दांत पाए जाने का प्रमाण मिलता है? तो राणागुंडई एक ऐसा स्थल है जहां से घोड़े के दांत पाए गए। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा था? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन स्थल में से एक ऐसा स्थल है जो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक दूसरे से किस नदी द्वारा जुड़े हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बीच की दूरी करीब 483 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों में से यज्ञ वेदियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो लोथल और कालीबंगा दो ऐसे स्थल हैं जहां से यज्ञ वेदियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बुने हुए सूती कपड़े का जो टुकड़ा प्राप्त हुआ है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है आगामी एग्जाम में पूछा जाए कि बुने हुए सूती कपड़े का साज हड़प्पाकालीन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए जिस हंसिया का प्रयोग करते थे वह किस धातु की बनी होती थी? तो हड़प्पाकालीन लोग फसल काटने के लिए पत्थर धातु की बनी हंसिया का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के बने हल का प्रयोग खेतों की जुताई करने के लिए करते थे। तो यह आपका जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हमने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। अगले के लेक्चर में हम आपको करीब 7-8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण और पढ़ाएंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता का एक परिचय चैप्टर हमारा पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर को बार बार आप लोग देखिए और रिवीजन करिए। तो जैसा कि जानते हैं कि ये स्टडी विद टाइगर जो आपका चैनल है वो आपके परिवार के तरीके से है।
और आज बड़े ही खुशी का विषय है कि हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या अब 8000 तक पहुंच चुकी है। इसमें आप सभी सब्सक्राइबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अतः आप लोगों को हम 8000 परिवार के होने की शुभकामनाएं अपने इस चैनल के माध्यम से देते हैं। साथ ही हम आप लोगों से ये वादा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, तो हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। कंटेंट भले ही कम हो, लेकिन कंटेंट हम आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सभी को 8000 परिवार के सदस्यों के होने की खुशी में शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आज के दिन का यह लेक्चर अब समाप्त होता है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी कमेंट आपको लगते हों, ऐसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि कम से कम सुधार की जो भी संभावनाएं बन रही हों वो बनाई जाए। इसी के साथ ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए।